प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एजुकेशन मंत्रा एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। मैं संजीव कुमार सिंधु आज से सभी बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर रहा हूं और आज से 1 घंटा डेली, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आप आना शुरू कर दो। 1 घंटा, एक टॉपिक, एक क्लास, चैप्टर फिनिश, इतना ही हम लोग करेंगे। और आज की जो शुरुआत है वो करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चे, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ये देखो बच्चे, आज की क्लास के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं एक बार नजर डाल लीजिए। ये 13 टॉपिक है आज की क्लास के, और ये 13 टॉपिक के बाद अपना पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। सबसे पहले हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। सेकंड जो है अपना गुड्स क्या होते हैं, कमोडिटी किन्हें बोलते हैं, कितने तरीके के गुड्स होते हैं। फिर टाइप ऑफ गुड्स के अंदर इंटरमीडिएटरी गुड्स एंड फाइनल गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और कैसे उनको सेपरेट करें। एग्जाम में यहां से एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आता है। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप के होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स कितने टाइप के होते हैं, यानी उपभोक्ता वस्तुओं और उत्पादक वस्तुएं क्या होती हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टाइप। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, यानी निवेश क्या होता है, कितने तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, मतलब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है, डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, सब इस टॉपिक में पढ़ें। उसके बाद अपने पास ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू। ग्रोस वैल्यू को बोलते हैं सकल मूल्य और नेट वैल्यू को बोलते हैं शुद्ध मूल्य। ग्रोस वैल्यू क्या है और नेट वैल्यू क्या है और किस तरीके से इसको हम निकालते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक और फ्लो। इसके ऊपर भी एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आते हैं, 1 या 2 नंबर में सवाल जरूर मिलेगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी घरेलू सीमा किसे बोलते हैं। यहाँ देखो बच्चे, घरेलू क्षेत्र क्या होता है, घरेलू सीमा क्या होती है। उसके बाद है नॉर्मल रेजिडेंट, कि देश के सामान्य निवासी कौन होते हैं। उसके बाद अपना जो टॉपिक है वो है एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देश के बाहर की इनकम कौन सी होती है। अगला है आपके पास फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, कारक आय और स्थानांतरण यानी हस्तांतरण आय। ठीक है, ये दोनों आय किस तरीके की होती है, यानी मेहनत की कमाई और फ्री की कमाई में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ ये 13 चीजें हैं। 13 चीजें 1 घंटे के अंदर फिनिश करेंगे और पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। ये बात आई बच्चे समझ में। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। तो देखो बच्चे, पहला है व्हाट डू यू मीन बाई मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ होता है। ध्यान से देखना, क्या कहता था वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो वर्ड है मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है। किससे लिया गया बच्चे, मैक्रोस से, और जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज। तो एक चीज ध्यान रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है, ठीक है, जहां पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन बड़े लेवल पर पढ़ते हैं, लार्ज लेवल। एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन यहां से ये आता है कि मैक्रो वर्ड किस शब्द से लिया गया। आप बोलोगे मैक्रोस से लिया गया है। मैक्रोस कौन सी लैंग्वेज का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का। इसका मतलब क्या होता है, लार्ज। इसका मतलब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बड़े लेवल पर, ठीक है, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक प्रॉब्लम यानी आर्थिक समस्याएं और उनका समाधान पढ़ते हैं। ठीक है। सेकंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट एंड एवरेज पढ़ते हैं हम पूरी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समुच्चय तथा औसत का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इज स्टडीड। पूरे चैप्टर मतलब पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अब जो आपकी बुक्स के अंदर चैप्टर हैं वही इसके अंदर कंपोनेंट है। यानी नेशनल इनकम की स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, यानी राष्ट्रीय आय की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। दूसरा, मनी बैंकिंग, सेंट्रल बैंक से रिलेटेड की जो सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक हो गए, कमर्शियल बैंक होंगे, सारी की सारी स्टडी हम कहाँ करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे के सारे किसके कंपोनेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, इनकम थ्योरी। तो इनकम थ्योरी किसका पार्ट है बच्चे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आप यहाँ देख सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, यानी राष्ट्रीय आय इसके अंदर आती है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। इसके अलावा इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आय सिद्धांत के नाम से हम इसे जानते हैं। अब अगर ब्रीफ किया जाए, ध्यान रखना, एक सिंगल पर्सन से रिलेटेड, ठीक है, जहां पर एक पर्सन है,
इससे रिलेटेड कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो और इकोनॉमिक सॉल्यूशन हो, वो पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये बात आई समझ में। जब यही प्रॉब्लम यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक सॉल्यूशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज देश के लेवल पे पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। छोटी समस्या माइक्रो की, बड़ी समस्या मैक्रो की। एक पर्सन की समस्या माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे देश की समस्या मैक्रो इकोनॉमिक्स। उम्मीद है ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। तो फटाफट 1 मिनट में इस माइक्रो और मैक्रो को रिकैप कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के माइक्रोस से लिया गया है। मैक्रो शब्द ग्रीक लैंग्वेज के मैक्रोस से लिया गया है। माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, माइक्रोस, और मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के लेवल पर हम स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक सॉल्यूशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम देश के लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहला टॉपिक क्लियर हुआ बच्चे? ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी कॉमोडिटी, ठीक है, जिसको मार्केट में बेचा जा सकता है या खरीदा जा सकता है, उसको हम इकोनॉमिक गुड बोलते हैं। ये बात आई समझ में। वो नेचुरल भी हो सकती है और फिजिकल यानी आर्टिफिशियल भी हो सकती है। हो सकता है वो नेचुरल प्रोडक्ट हो और हो सकता है वो मैन मेड प्रोडक्ट हो। ये बात आई समझ में। एग्जाम्पल के तौर पे चेयर, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, फर्नीचर, टीवी, एसी, ये जितनी भी चीज़ हैं ये मैन मेड प्रोडक्ट है, ह्यूमन बीइंग ने इसको बनाया है। तो इनको मार्केट में बेचा जा सकता है, उसका एक प्राइस होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक गुड। दूसरी चीज, नेचुरल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, इनको हम क्या करते हैं, धरती में उगाते हैं और उसको मार्केट में फिर बाद में बेचते हैं, उसका एक प्राइस भी होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चे एक बार देखो इसे। गुड्स इन इकोनॉमिक्स इज डिफाइन एज एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, और सर्विसेज। दूसरी चीज, गुड्स के अंदर पहले प्रोडक्ट भी आता है और दूसरा सर्विसेज भी आती हैं। प्रोडक्ट को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, सर्विसेज को टच नहीं कर सकते हैं। सर्विसेज का मतलब है कि आपके बिहाफ पर आपके लिए कोई और काम करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सर्विसेज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी प्रोडक्ट भी आते हैं और दूसरा सर्विसेज भी आती हैं, विच कमांड एज अ प्राइस, जिसका एक प्राइस होता है। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक गुड बोलते हैं। ये बात आई बच्चे समझ में। यहां देख लो बच्चे, अर्थशास्त्र में वस्तु को किसी भी भौतिक वस्तु, प्राकृतिक या मानव निर्मित या सेवाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसकी एक कीमत होती है। इसलिए इन वस्तुओं को हम आर्थिक वस्तु के नाम से जानते हैं। अब यहां देखो बच्चे, ये जो प्रोडक्ट हैं ये आपके सारे के सारे क्या है, इकोनॉमिक प्रोडक्ट, जिनको आप मार्केट में बेच सकते हो, उसकी एक कीमत मिलेगी, इसका एक खरीदार होगा और एक उसका बेचने वाला नहीं, विक्रेता होगा। इतनी बात आई बच्चे समझ में। सेकंड चीज भी हमारी क्लियर होगी कि प्रोडक्ट होता क्या है, गुड्स क्या होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट, इंटरमीडिएटरी गुड्स एंड फाइनल गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, अब पहले इसके बारे में सुनो, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। सबसे पहले एक प्रोडक्शन प्रोसेस होती है। प्रोडक्शन प्रोसेस कौन यूज करता है, एक प्रोड्यूसर यूज करता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर क्या करेगा, इनपुट लेके आएगा, फिर उसकी प्रोसेस करेगा, फिर क्या करेगा, आउटपुट बनाएगा। ठीक है, कुल मिला के मान लेते हैं एक मैन्युफैक्चरर है, वो फर्नीचर बनाता है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो रॉ मटेरियल लेके आएगा, लकड़ी लेके आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टूल्स लेके आएगा। ठीक, इसके अलावा कुछ मशीन लेके आएगा। लकड़ी को मशीनों का यूज करके एक साँचे में ढालकर एक उसने चेयर बना दी और फाइनल आउटपुट बन गया, उसको मार्केट में बेचेगा। इतनी बात आई बच्चे समझ में। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएटरी गुड्स क्या होता है और फाइनल गुड्स क्या होता है, कैसे पता लगाएं। देखो, ये जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये जो चीज़ है इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये फाइनल जो आउटपुट बन गया, ये देखो बच्चे यहाँ फाइनल आउटपुट बन गया। जो प्रोडक्ट हमारा इस बाउंड्री लाइन, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन है इसके क्या है, अंदर, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएटरी गुड्स। जो बाहर जा चुका है उसे बोलेंगे फाइनल गुड्स। कुल मिलाकर इतनी सी बात है, जो प्रोडक्ट रेडी टू सेल है, क्या है, बिकने के लिए रेडी है, रेडी टू सेल है, वो फाइनल। जो रेडी टू सेल नहीं है वो इंटरमीडिएट। जिसके अंदर प्रॉफिट ऐड हो चुका है वो फाइनल, जिसके अंदर अभी भी प्रॉफिट ऐड होना बाकी है वो इंटरमीडिएट। जिसके अंदर सारा खर्चा ऐड हो चुका है वो फाइनल, जिसके अंदर अभी भी कोई ना कोई खर्चा ऐड होना बाकी है वो इंटरमीडिएट। इतनी बात है समझ में।
इसके अलावा जो फाइनल होता है, फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, उसको हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। इंटरमीडिएटरी कॉस्ट को ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। इतनी बात आई समझ में। इसके बाद जो फाइनल आउटपुट होता है उसकी डिमांड को हम लोग डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं, प्रत्यक्ष मांग बोलते हैं। और जो इनपुट और प्रोसेस की जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड को हम डिराइव डिमांड या इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। ये बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, एक बार नजर डाल लीजिए। इंटरमीडिएटरी गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट। इंटरमीडिएटरी वो प्रोडक्ट होते हैं जो एक प्रोडक्शन यूनिट से एक प्रोडक्शन यूनिट ने परचेज किए किसी दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से फर्दर प्रोडक्शन पर्पस के लिए। ठीक है। दूसरा, वैल्यू इज टू बी एडेड, इसके अंदर अभी भी वैल्यू ऐड करनी बाकी है, इसलिए इंटरमीडिएटरी है। ठीक है। अगला, दे हैव द डिराइव्ड डिमांड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी जो डिमांड है वो क्या है? डिराइव्ड डिमांड है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है। डिराइव डिमांड क्या होती है? डिराइव डिमांड का मतलब है जिसकी डिमांड फाइनल गुड्स की डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जांपल के तौर पर आज के टाइम पे सभी बच्चे जींस की पैंट पहनते हैं। ठीक है। एक बहुत अच्छी जींस का फैब्रिक आया हुआ है, सारे बच्चे जींस की पैंट खरीद रहे हैं। अब जींस की पैंट की डिमांड बढ़ेगी तो उस मशीन की भी डिमांड बढ़ेगी जिससे वो जींस बनती है। ये बात आई समझ में? तो यहाँ जींस की डिमांड बढ़ रही है तो उस मशीन की भी डिमांड बढ़ेगी। तो जींस की डिमांड डायरेक्ट डिमांड और उस मशीन की डिमांड क्या है बच्चे? डिराइव्ड डिमांड है। इतनी बात आई समझ में? तो चलिए बच्चे यहाँ देख लेते हैं। मध्यवर्ती वे वस्तुएं होती हैं जो एक उत्पादन इकाई द्वारा अन्य उत्पादन इकाइयों से खरीदी जाती है। ठीक है। यानी उत्पादन करने के लिए जिन चीजों का खरीदा जाता है फर्दर उत्पादन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं। इन वस्तुओं के अंदर मूल्य जोड़ा जाना है, यानी इनके अंदर अभी भी वैल्यू एड करनी बाकी है। इनकी मांग निकाली क्योंकि इनकी मांग अंतिम वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है। बच्चे, जो डिराइव डिमांड होता है इसका मतलब होता है व्युत्पत्ति मांग। ठीक है। क्या नाम होता है इसका? व्युत्पत्ति मांग, जिसकी मांग किसी और वस्तु की मांग के ऊपर डिपेंड होती है। ये बात आई समझ में बच्चे? ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक। ये इसके अंदर फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स देखो बच्चे, फाइनल गुड्स अभी बताया था। फाइनल गुड्स रेफर टू दोज प्रोडक्ट विच आर आइदर यूज्ड फॉर द कंजप्शन बाय द हाउस होल्ड, या तो जिनको हाउस होल्ड खरीदते हैं, या फॉर द फाइनल इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म। फाइनल गुड्स वो होते हैं या तो जिसको कंज्यूमर खरीदें या उसको प्रोड्यूसर खरीदें। कंज्यूमर खरीदता है तो अपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कंजप्शन ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है। दूसरा, प्रोड्यूसर खरीदता है तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदता है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो देखना बच्चे, अंतिम वस्तुएं उन वस्तुओं को संदर्भित करती हैं या उन वस्तुओं के बारे में बताती हैं जिनका उपयोग या तो घरों द्वारा, ठीक है, यानी परिवार क्षेत्र द्वारा उपभोग के लिए, या फर्म के द्वारा अंतिम निवेश के लिए यूज किया जाता है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है। तो यहां देखो, जो अपने पास फाइनल गुड्स होते हैं इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? दो ही चीजें इंक्लूड की जाती हैं। पहली क्या है? पहला है गुड्स परचेज बाय द कंज्यूमर हाउस होल्ड, यानी जिनको परिवार खरीदता है। ठीक है। जैसे मिल्क हो गया। ठीक है। मिल्क परचेज बाय द हाउस होल्ड, मिल्क को कौन खरीदेगा? परिवार क्षेत्र खरीदेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स। दूसरा क्या होता है? जैसे मशीनें हो गई, इन मशीनों कौन खरीदेगा? एक फर्म खरीदेगी, और फर्म इन मशीनों खरीदेगी तो फर्म के लिए क्या है? फाइनल गुड्स। यानी डिपेंड करता है कि आपका खरीदार कौन है। अगर किसी वस्तु को एक उपभोक्ता खरीद रहा है, यानी एक हाउस होल्ड खरीद रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स। या फिर एक उत्पादक खरीद रहा है, अपने फैक्ट्री के अंदर एक मशीन की इंस्टॉलेशन करवा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? फाइनल गुड। तो दोनों ही फाइनल गुड्स हैं। ये बात आई समझ में? एक बार आप रीड कर सकते हैं। गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मेंट फॉर द फाइनल कंजप्शन। अगर किसी प्रोडक्ट को फाइनल कंजप्शन के लिए एक कंज्यूमर खरीदता है, यानी एक हाउस होल्ड खरीदता है, एक तो वो फाइनल गुड्स होते हैं। दूसरा, गुड्स परचेज बाय द फर्म फॉर द फाइनल इन्वेस्टमेंट। अगर फर्म खरीदती है, प्रोड्यूसर खरीदता फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे भी क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स। नीचे देखिए बच्चे, उपभोक्ता परिवार द्वारा खरीदे गए सामान क्योंकि वे अंतिम उपभोग के लिए होते हैं। परिवार द्वारा खरीदा गया दूध, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जो मिल्क खरीदा गया उसे बोलते हैं फाइनल गुड्स। दूसरा, अंतिम निवेश के लिए फर्मों द्वारा खरीदा गया सामान, यानी निवेश पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो मशीनें खरीदी गई उसको भी क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, जो भी हमने पढ़ा उसको प्रीसाइज फॉर्म में, छोटी फॉर्म में एक बार देखते हैं फटाफट। हमारे पास जो गुड्स हैं वो दो टाइप के हैं। पहला है इंटरमीडिएटरी गुड्स और दूसरा अपने पास फाइनल गुड्स।
इंटरमीडिएटरी गुड्स क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस यूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अगर आपने यूज किया है इनपुट या फिर पहला तो इनपुट या फिर प्रोसेस के अंदर यूज किया तो इंटरमीडिएटरी गुड्स है। दूसरा, अगर मान लो ट्रेडिंग कर रहे हो आप, ट्रेडिंग करने का मतलब सीधा सामान खरीदा और बेच दिया, जैसे दुकानदार होते हैं, 15 रुपए का ब्रेड खरीदा, 20 रुपए का बेच दिया, बीच में 5 रुपए का खरा मुनाफा, उसको भी रीसेल पर्पज के लिए भी किसी चीज को खरीदते हो तो उसको भी क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएटरी गुड्स। तो यहां देखिए बच्चे, अगर प्रोडक्शन पर्पज के लिए यूज करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे गुड्स परचेज बाय द फैक्ट्री, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे जो आपने कच्चा माल खरीदा है, कच्चा माल प्रोडक्शन पर्पज के लिए खरीदा है तो वो क्या है? इंटरमीडिएटरी गुड्स, मध्यवर्ती वस्तु है। दूसरा, यूज फॉर द रीसेल पर्पज, अगर आपने किसी चीज को रीसेल पर्पज के लिए खरीदा है तो उसको भी क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएटरी गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्या है? बेकरी वाली शॉप है, बेकरी वाली शॉप ने क्या खरीदा? ब्रेड खरीदा, बेचने के पर्पज से, वो इंटरमीडिएटरी गुड्स। ये बात आई समझ में? तो इंटरमीडिएटरी गुड्स क्या हो गए? दो तरीके से, पहला प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज कर रहे हो एज अ रॉ मटेरियल, उसे क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएटरी गुड्स। या सीधा सीधा बेचने के पर्पज से खरीद रहे हो तो भी क्या हुआ? इंटरमीडिएटरी गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है? ध्यान से देखो, फाइनल गुड्स को दो पर्पज में डिवाइड किया गया है, यूज्ड फॉर द कंजप्शन और यूज्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट। खुद के लिए यूज कर रहे हो, कंजप्शन पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, दूसरा इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो दोनों ही क्या होते हैं? फाइनल गुड्स। अगर कंजप्शन पर्पज के लिए यूज कर रहे हो तो इसको हम कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स के नाम से जानते हैं, कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स के नाम से जानते हैं। अगर हम इसे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीद रहे हैं तो हम इसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कैपिटल गुड्स। इतनी बात आई समझ में? तो ये थोड़ा सा ब्रीफ हो गया है इस चीज का, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएटरी गुड्स। उम्मीद है ये वाली चीज आप लोगों के समझ में आई होगी। अब चलते हैं बच्चे आगे, नेक्स्ट। ये देखो बच्चे, अब कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? प्रोड्यूसर गुड्स। नई बात पता चली भाई? देखो ध्यान से सुनना, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जिसको एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता खरीदता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, ध्यान से सुन लो दोबारा। उपभोक्ता वस्तुएं या कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जिसे एक उपभोक्ता खरीदेगा अपनी पर्सनल वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स का दूसरा नाम कंजप्शन गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स के द्वारा कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उपभोग व्यय बोलते हैं। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, तो इधर देखिए बच्चे, कंज्यूमर गुड्स इज ऑल्सो नोन एज कंजप्शन गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को कंजप्शन गुड्स भी बोलते हैं या फाइनल कंज्यूमर गुड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं या अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं के नाम से भी जानी जाती है। दूसरी चीज, ये क्या यूज करते हैं, किस चीज के लिए हम इसको खरीदते हैं? इट रेफर टू दोज गुड्स विच आर सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। ये ह्यूमन बीइंग की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, यानी मानव की इच्छाओं को डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। ठीक है, तो ये वस्तुएं क्या करती हैं? सीधे तौर पर मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, यानी ह्यूमन बीइंग की वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करती है। एग्जाम्पल के तौर पे रोटी हो गई, मक्खन हो गया, कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, वो चीजें जो एक कंज्यूमर खरीदेगा अपने पर्सनल यूज के लिए उसे बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, दोबारा सुनो, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जिसको एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर खरीदे उसे कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। दूसरी बात, कंज्यूमर गुड्स को कंजप्शन गुड्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरी बात, कंज्यूमर जिस प्रोडक्ट पर पैसा खर्च करता है उस खर्चे को कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रोटी, ब्रेड, बटर, फर्नीचर, टीवी, एसी, ये एग्जाम्पल हो गए। इतनी बात आई बच्चे समझ में? और कंज्यूमर किसी भी गुड्स को खरीदता तो क्या करता है? ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती। तो 4-5 बातें आप लोगों को इसके अंदर बता देनी। उम्मीद है बच्चे ये आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट। ये आगे बच्चे ध्यान से सुनना, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप के होते हैं? कंजप्शन गुड्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं बच्चे। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, यानी समय के आधार पर कंज्यूमर गुड्स यानी उपभोक्ता गुड्स 4 तरीके के होते हैं। पहला ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स और चौथा होता है सर्विसेज। दोबारा सुनो, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ और सेवाएं। इतनी बात आई समझ में? 2 ही बातें इस पे ध्यान रखनी है, एक समय की और दूसरा इसके उदाहरण यानी एग्जाम्पल। जो हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे टाइम तक चले, 5 साल, 6 साल, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा चले, वो ड्यूरेबल गुड्स हैं।
सेमी ड्यूरेबल गुड्स यानी अर्ध टिकाऊ वस्तुएं जो 1 साल या थोड़ा बहुत 1 साल से ज्यादा चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? अर्ध टिकाऊ वस्तु यानी सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अगला होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो सिंगल टाइम चले, एक ही बार यूज किए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, एक ही बार यूज किए गए। और लास्ट होती है सर्विसेज, किसी भी कंज्यूमर के बिहाफ पर कोई दूसरा पर्सन काम करता है उसको बोलते हैं सर्विसेज। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करी जाए, जो लंबे टाइम तक चलते हैं वो क्या है? टीवी है, एसी है, फ्रिज है, घर है, ये सारे सारे क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर गुड्स। इसके अलावा दूसरा वो क्या होता है? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कौन से होते हैं? सेमी ड्यूरेबल के अंदर आते हैं सबसे पहले आपके कपड़े। ठीक है, क्योंकि 1 साल के बाद आप बड़े हो जाए, कपड़े छोटे हो जाएंगे, कपड़े हो गए, शूज हो गए, फर्नीचर हो गया, खासकर जो प्लास्टिक का फर्नीचर होता है घर के अंदर, कई बार टूट जाता है, जैसे चेयर वगैरह होगी तो आपको दूसरे लेके आनी पड़ती है। क्रॉकरी का सामान हो गया, ये क्या होते हैं बच्चे? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अगले कौन से? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो एक टाइम सिंगल टाइम चलते हैं उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। खाने पीने की जितने भी चीज़ें हैं वो क्या होती है? सिंगल टाइम यूज़ की जाती है, यानी नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, खाना खाया खत्म, दोबारा वो यूज़ नहीं की जा सकती। ऐसे ही जितने भी आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एक बार गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाला, फिनिश हो गया तो दोबारा उसका यूज़ नहीं किया जा सकता, दोबारा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। इतनी बात आई बच्चे समझ में? उसके बाद है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज आपके बिहाफ पर अगर कोई पर्सन काम करता है उसको सर्विसेज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सीए, सीएस, सीएमए की सर्विसेज। ठीक है, इसके अलावा जो आपका लॉयर होता है, लॉयर की सर्विसेज। इसके अलावा कोई अदर सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज होगी, नॉन बैंकिंग सर्विसेज होगी, इंश्योरेंस की सर्विसेज होगी, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज होगी, एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जा रहे हैं, वो सर्विसेज के अंदर आते हैं। एक बार फटाफट यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या आता है बच्चे अपने पास? सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, जिसको हम बोलते हैं टिकाऊ वस्तुएं। दीज गुड्स आर, सॉरी, ये होते हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं। दीज गुड्स आर यूज्ड ओनली वंस, एक ही बार ये यूज की जा सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ये क्या की जाएंगी? यूज की जाएंगी, सिर्फ एक बार। दे लॉस देयर आइडेंटिटी व्हेन कंज्यूम्ड, एक बार कंज्यूम कर रहे हो खत्म हो गई। ठीक है, बर्गर खाया, खाते ही बर्गर खत्म, इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रूट्स, मिल्क, बिस्किट, ब्रेड और वेजिटेबल। इन वस्तुओं का उपभोग उपभोक्ता केवल एक ही बार कर सकता है, इंपॉर्टेंट बात है, एक ही बार। दूसरी चीज, इनका सेवन करने पर ये अपनी पहचान खो देती हैं, खत्म ही हो जाती हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के तौर पे सारी खाने पीने वाली चीजें। इतनी बात आई समझ में? इसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स का एक नाम है सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, एक बार जिसको कंज्यूमर यूज करता है। ठीक है, दूसरा देखो बच्चे, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स जो लंबे टाइम तक चलेगा। क्या लिखा है? दीज गुड्स आर रिपीटेडली यूज बाय द कंज्यूमर, बार बार जिसका यूज किया जा सकता है। इन वस्तुओं का उपभोग बार बार किया जा सकता है, एक से अधिक बार किया जा सकता है, और जो लंबे टाइम तक चलेगी। दे डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी व्हेन कंज्यूम, इनकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती। जैसे कार है, आज आप कार में बैठे यहां से दिल्ली गए, क्या कार खत्म हो जाएगी? पता चले नीचे से सारे टायर घिस गए, अगले दिन जाओगे 25% घिस जाएगी, 4 दिन में खत्म, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, उनकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कार, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, ये सारी की सारी ड्यूरेबल गुड्स होती। इतनी बात आई बच्चे समझ में? अगला देखो, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स ये क्या कहता है? दीज गुड्स कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, 1 साल या 1 साल से थोड़ा बहुत जो ज्यादा चल जाती है उसे सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक चलने वाले को सेमी ड्यूरेबल, जैसे क्रॉकरी का सामान, कपड़े का सामान और आपके शूज। अगला क्या है? सर्विसेज। सर्विसेज मतलब सेवाएं। ये क्या होता है? सर्विसेज आर ऑल्सो यूज बाय द कंज्यूमर, सर्विसेज का कंज्यूमर यूज करता है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज। एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो जो ज्ञान उसके अंदर है वो आप लोगों को दे रहा है। इतनी बात आ रही समझ में? तो क्या है? एजुकेशन सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज, आपका खाते के अंदर बैंक में पैसे जमा करे आपने, आपके पैसे को कौन बचा के रखता है? बैंक बचा के रखते हैं। ठीक है, उसको सेव करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या? बैंकिंग सर्विसेज। तो ये सारे के सारे किसके टाइप हैं? कंज्यूमर गुड्स के। दोबारा देख लेते हैं, कंज्यूमर गुड्स कितने हो गए? 4 तरीके के, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल लंबे टाइम तक चलते हैं, 5 साल, 5 साल से ज़्यादा। सेमी ड्यूरेबल 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा बहुत अधिक। नॉन ड्यूरेबल एक ही बार। और सर्विसेज ये भी गुड्स से अलग होती है, कोई ऐसा काम जो आपके यहाँ पे कोई कर देता है उसको सर्विसेज बोलते हैं। उम्मीद है कंज्यूमर गुड्स आप बच्चों को समझ में आया होगा। समझ में आ गया बच्चे? तो चलते हैं आगे इसी बात पर। नेक्स्ट अपने पास प्रोड्यूसर गुड्स।
चलो बच्चे नेक्स्ट करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। ये प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब उत्पादक वस्तुएं। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या होता है बच्चे? उत्पादक वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं मतलब जिसको एक उत्पादक खरीदता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। ध्यान से देखना बच्चे, सबसे पहले जैसे ये मान लो यहाँ इनपुट है, यहाँ प्रोसेस है और यहाँ क्या है? आउटपुट। ठीक है, इस फाइनल आउटपुट को बनाने के लिए एक उत्पादक को दो चीजों की जरूरत रहती है, एक इनपुट की, दूसरा प्रोसेस करने की। अब इनपुट के लिए मान लो ये लेके आ जाता है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, और प्रोसेस करने के लिए ले आता है मशीन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल और मशीन दोनों की दोनों ही क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स हैं, उत्पादक वस्तुएं हैं, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही हैं। सिंपल सी बात है, वो सामान जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जा रहा है उसको बोलते हैं उत्पादक वस्तुएं। ठीक है, रॉ मटेरियल भी यूज हो रहा है और मशीन भी यूज हो रही है, तो दोनों के दोनों क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स यानी उत्पादक वस्तुएं। अब रॉ मटेरियल को तो बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तुएं, और जो मशीन है उसको बोलते हैं बच्चे कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तु। क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तु। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, तो आप यहां ध्यान से देखो, अगर ये सारा का सारा प्रोड्यूसर गुड्स है, ये क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स, तो इसके अंदर एक आता है इंटरमीडिएटरी गुड्स और एक आता है कैपिटल गुड्स। ये बात आई बच्चे समझ में? अगर ये पूरा पूरा प्रोड्यूसर गुड्स है तो ये इंटरमीडिएटरी गुड्स और ये कैपिटल गुड्स। इतनी बात आई समझ में? क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया के अंदर दो चीज़ों का यूज़ किया जाता है, एक रॉ मटेरियल, दूसरा मशीन। रॉ मटेरियल को मध्यवर्ती वस्तु यानी इंटरमीडिएटरी गुड्स बोलते हैं, और जिन मशीनों का यूज़ करते हैं उनको आप कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुएं बोलते हैं। तो दोनों ही प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज़ की जा रही है, तो इसलिए हम दोनों को क्या बोलेंगे? उत्पादक वस्तुएं। एक बार फटाफट इसको पढ़ लेते हैं, देखना। प्रोड्यूसर गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। पहली बात, इसको प्रोड्यूसर यूज करते हैं यानी फर्म्स यूज करती है। किस चीज के लिए? फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। यूज कौन करता है? प्रोड्यूसर। पहली बात, किस चीज के लिए? प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए, वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए। दे आर टू टाइप, इंटरमीडिएटरी गुड्स और दूसरा क्या आपके पास? कैपिटल गुड्स। अभी पढ़ा इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, इंटरमीडिएट गुड्स को किस नाम से और जानते हैं? नॉन फैक्टर इनपुट एंड सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। इसका दो नाम है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंटरमीडिएट गुड्स का दूसरा नाम क्या है? नॉन फैक्टर इनपुट और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। यहां देखो बच्चे, ये दो प्रकार के होते हैं। पहले मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तु को गैर कारक वस्तुएं या एकल उपभोग उत्पादक वस्तुएं के नाम से इनको जाना जाता है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, तो यहाँ से एक नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। तो ये देखो बच्चे, एग्जाम में यहाँ से सवाल आ सकता है। ये 4 मार्क लगा दे रहा हूँ बच्चे, इसको ध्यान से एक बार देख लेना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो बच्चे अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये दो टाइप के होते हैं, एक मध्यवर्ती वस्तुएं, दूसरे पूंजीगत वस्तुएं। ये मध्यवर्ती वस्तु और पूंजीगत वस्तु। देखो भाई, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा? जैसे रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज किया गया है। दूसरा रीसेल पर्पस, अगर आपने कोई सामान दोबारा से बेचने के लिए खरीदा है, रीसेल पर्पस के लिए खरीदा, पुनः बिक्री के लिए खरीदा है, उसको भी इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। और दूसरा रॉ मटेरियल खरीदा है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, उत्पादन प्रक्रिया के लिए, उसको भी इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो ये बात समझ में आई बच्चे? आगे चलते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? प्रोडक्शन करने के लिए जिन मशीनों का, जिन टूल्स का हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ये देखो बच्चे, कैपिटल गुड्स आर नीडेड फॉर द प्रोड्यूसिंग द अदर गुड्स। पहली बात, प्रोडक्शन पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए इनको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मशीनरी, इक्विपमेंट और बिल्डिंग, ये तीनों के तीनों क्या है? कैपिटल गुड्स। पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए की जाती है। पहला तो उत्पादन के लिए, दूसरा इन्हें पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं, जैसे मशीन, उपकरण, भवन इत्यादि। पहली बात समझ में आई बच्चे? अब चलते हैं थोड़ा और आगे। दीज आर ऑल्सो नोन एज फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स। इनको बच्चे फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स बोलते हैं या फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स या फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स इनको बोला जाता है। अंतिम निवेश वस्तुएं या अंतिम उत्पादक वस्तु के नाम से हम इसको जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका बार बार रिपीटेडली बार बार इसका यूज किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, ये एक बार में खत्म नहीं होते। ये बात आई बच्चे समझ में?
ठीक है, चलते हैं बच्चे अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। एक उत्पादक कहाँ निवेश करेगा, एक प्रोड्यूसर कहाँ निवेश करता है? देखो, प्रोड्यूसर की एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर क्या करता है, वो एक मशीन लेके आता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो उसने अपना पैसा कहाँ लगाया? उस मशीन के अंदर। तो उस मशीन के अंदर लगाया जाने वाला पैसा क्या कहलाता है? निवेश। इतनी बात आई समझ में? अगर आपको बोला जाए भी निवेश क्या है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। क्या होता है बच्चे? कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हमारे पास इस साल 5 मशीनें हैं, ठीक है, और अगले साल 6 मशीनें हो जाती हैं। अगले साल कितने मशीन होगी? 6 मशीन। कितनी मशीन बढ़ी? एक नई मशीन आ गई, तो उस एक नई मशीन को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इतनी बात आई समझ में? क्या बोलेंगे उसे? इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज देखो, इन्वेस्टमेंट को कई आयाम से हम पढ़ सकते हैं। पहला, एक कंज्यूमर कहाँ इन्वेस्ट करता है? जैसे मान लो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी स्टडी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका रिजल्ट उन्हें आने वाले सालों में मिलने वाला है। दूसरा, एक जो प्रोड्यूसर है वो कहाँ इन्वेस्ट करता है? प्रोड्यूसर अपनी फैक्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें लेके आता है, इक्विपमेंट लेके आता है। तो जो चीज़ें लेके आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। उसने क्या किया? इन्वेस्ट करा है। इतनी बात आई समझ में? यहाँ हम जो फोकस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। तो एक बार बच्चे नजर डालते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के एडिशन को ही हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई इज इक्वल टू डेल्टा के। आई इज इक्वल टू डेल्टा के। जितनी आपके पास मशीनें हैं, अगर मशीनें बढ़ रही हैं, ठीक है, पहले 5 मशीनें थे, अब 7 मशीनें होगी, जो 2 मशीनें बढ़ी हैं उसी को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रहे हैं। आगे देखो बच्चे, जैसे बिल्डिंग पे खर्चा किया, इक्विपमेंट पे खर्चा किया, इन्वेंट्री के ऊपर खर्चा किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जिससे फ्यूचर की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आज एक मशीन है, कल दूसरी मशीन आ गई तो डबल प्रोडक्शन, 3 आ गई तो ट्रिपल प्रोडक्शन। इतनी बात आ रही समझ में? तो भाई इस निवेश के 2 टाइप होती हैं। पहली होती है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है नेट इन्वेस्टमेंट, यानी सकल निवेश और शुद्ध निवेश, जिसको निवल भी बोलते हैं। निवल निवेश, सकल निवेश और निवल निवेश। आगे देखते हैं बच्चे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ध्यान से सुनना। देखो, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? देखो, ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब जो आपने क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन में जो चेंज किया उसको बोलते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। इसके 2 पार्ट होते हैं। पहली इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट को आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो। एग्जाम के अंदर इस फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट के नाम पूछ लिए जाते हैं, कई नाम से जानी जाती है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तो फिक्स ही रहेगी, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट के नाम सुनो। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट को आप वेरिएबल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को कैसे निकालते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। तो एक बार देखना बच्चे, ग्रोस इन्वेस्टमेंट मीन्स द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन द स्टॉक ऑफ द कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर अंदर जितनी कैपिटल में एडिशन हुई है, कैपिटल स्टॉक में एडिशन हुई है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या बोलते हैं इसे? सकल पूंजी निर्माण के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट होती है 2 तरीके की होती है। पहली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी एक तो अपने पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी स्थिर निवेश, और दूसरा आपके पास स्टॉक निवेश, इसको इन्वेंट्री निवेश भी बोलते हैं। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट था, अब है दूसरा क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे? जो आपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करी थी, जो कि ग्रोस वैल्यू थी, अब जब आप उसका यूज करोगे धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी, वो वैल्यू कम हो क्यों रही है? बार बार यूज करने से किसी चीज की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, इस वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? और उस वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं, मूल्य ह्रास के नाम से जानते हैं। तो देखो, नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। माइनस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। पहले एक बार ग्रोस इन्वेस्टमेंट देखते हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट कैसे निकाली बच्चे? ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस स्टॉक इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
फिक्स और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट को जोड़ देंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट यानी ग्रोस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। ये देखो बच्चे, अब है अपने पास ये डेप्रिसिएशन क्या है, कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को बोलते हैं मूल्यह्रास। अब ध्यान से सुनना, मैंने आज एक आईफोन लिया, हालांकि लिया नहीं, मान लेते कि आईफोन लिया, ठीक है। अगर मैं 5 या 6 महीने बाद उस आईफोन को बेचने जाता हूं, आईफोन लिया 1 लाख रुपए ओनली, ठीक है, 1 लाख रुपए का आईफोन लिया, अब मैं उसे बेचने जा रहा हूं 6 महीने बाद। 6 महीने बाद वो सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए का बिक रहा है। हालांकि बड़ी बात है 70 का बिक रहा है, लेकिन वो मान लेते हैं 70,000 रुपए का बिक रहा है। 30,000 वैल्यू गई कहाँ पर, कहाँ गए वो 30,000 पैसे? जो मैंने 6 महीने उसका यूज़ किया है ना, 6 महीने यूज़ करने से उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। इस वजह से 30,000 रुपये मुझे कम मिल रहे हैं। तो उस यूज़ करने से जो वैल्यू कम हुई है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इतनी बात आई समझ में? और हिंदी में इसको बोलते हैं मूल्यह्रास। तो देखो, इट रेफर टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या हो गया आपकी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। क्यों? ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर एंड अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस, ठीक है। यानी ये सामान्य टूट फूट और अनुमानित प्रचलन के कारण अचल संपत्तियों के मूल्य में गिरावट को बताता है, ठीक है। यानी एक तो सामान्य टूट फूट जो डेली बेसिस पर हम यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा अनुमानित अप्रचलन। अब ये अनुमानित अप्रचलन क्या होता है? कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू, हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। वो एक्सपेक्टेड चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? पहला, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, जैसे बोला आज से आईफोन बंद। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया आज से आईफोन बंद, उस पूरे आईफोन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि आप उसको रिपेयर नहीं करवा पाओगे, ठीक है। दूसरा, लोगों की डिमांड में चेंज हो जाए, पॉसिबिलिटी है इसकी, ये अनुमानित है। अगला, टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज आ गई, पुरानी चीज़ों को कोई यूज़ नहीं करता, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे टीवी। पहले पुराने टीवी आते थे ब्लैक एंड वाइट, जैसे ही कलर टीवी आया तो ब्लैक एंड वाइट टीवी के प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गए। जब कलर टीवी के बाद एलईडी आई तो कलर टीवी जो बड़े बड़े डिब्बे जैसे टीवी थे उनकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ये बात आई समझ में? अब जो कलर टीवी एलईडी आए हुए थे, जैसे ही स्मार्ट टीवी आने शुरू हुए उनकी वैल्यू क्या होगी, कम। ये बात आ रही समझ में? अगर हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू यानी हमारी एसेट्स की वैल्यू इन 3 चीज़ों की वजह से कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। क्या क्या 3 चीज़ें हैं? पहली चीज़ क्या थी हमारे पास, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। दूसरा, डिमांड में चेंज आ गया। तीसरा, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ गया। इन 3 चीज़ों को बोलते हैं अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस, यानी ये वाला पार्ट। दूसरा, नॉर्मल वियर एंड टियर, डेली का यूज़ करने की वजह से, तो ये क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स डिक्लाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक टाइम के दौरान क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, दे आर नॉट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। अब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर वो यूज नहीं हो पाते। यहाँ जो सारी की सारी बात है वो मशीनों को लेकर है, ठीक है। आपने 1 साल तक एक मशीन का यूज़ किया, अब यूज़ करने से पहले जो नई नई मशीन आई थी वो 1 घंटे में 100 यूनिट बनाती थी, अब वो 1 घंटे में सिर्फ 90 यूनिट बना रही है। 10 यूनिट कहाँ गई? 10 यूनिट से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई है। ये बात आ रही समझ में? जो कैपेसिटी कम हुई उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगला देखो, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन का क्या नाम है बच्चे? मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी के खपत के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आई समझ में? द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोस एंड नेट। अब ध्यान से सुनना, देखो बच्चे, अगर हमें कोई भी चीज़ नेट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी बताया था, ठीक है, कि मेरा जो फ़ोन था वो था 1 लाख रुपए का आईफोन, ठीक है। अब मैं जब बेचने जा रहा हूँ तो कितने का बिक रहा है, सिर्फ 70,000 का। तो 30,000 की वैल्यू किसकी कम होगी? 30,000 की जो वैल्यू कम हुई है वो उसके यूज़ करने से कम होगी, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो ये क्या है, डेप्रिसिएशन। क्लियर है बात? चलते हैं बच्चे अब आगे देखते हैं। यहाँ देखो बच्चे, ग्रोस वैल्यू एंड नेट वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना। 3 चीज़ें ही ध्यान रखनी है आप लोगों को। अगर आपको कोई भी चीज़ नेट निकालना है तो क्या करोगे, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देना। एक फॉर्मूला तो आपका ये बन गया। दूसरा देखो, अगर आपको ग्रोस वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे बच्चे, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे। और तीसरी चीज़, अगर आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन ही निकालना हो तो क्या करोगे बच्चे, ग्रोस में से नेट को लेस कर दो। अब जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था एक बार उसी का यूज़ करके देख लेते हैं।
यहाँ देखो, अगर हमें नेट वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, नेट वैल्यू। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई 1 लाख का मोबाइल था, 30,000 की उसकी वैल्यू कम हो गई, तो ले करना बच्चे 1 लाख में से लेस कर देंगे 30,000, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई, 70,000। तो 70,000 क्या थी हमारे पास, नेट वैल्यू। दूसरा, अगर हमें ग्रोस वैल्यू निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। नेट वैल्यू कितनी थी अपने पास, 70,000 प्लस डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 30,000, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। इतनी बात आई समझ में। आगे देखो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना है तब कैसे करोगे, ग्रोस वैल्यू में से नेट वैल्यू को लेस कर दोगे। ग्रोस वैल्यू कितनी थी, 1 लाख की, और माइनस कर देंगे नेट वैल्यू 70,000 की, तो कितना आ जाएगा, 30,000। ये बात आई बच्चे समझ में। 3 फॉर्मूलों का यूज करना और सीधी सीधी चीजें आ जाएंगी। ये बात आई बच्चे समझ में, क्लियर है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉल्स ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस और ड्यू टू द नॉर्मल क्लेमिटीज, नेचुरल क्लेमिटीज लाइक द फ्लड, अर्थक्विक एंड ड्यू टू द थेफ्ट, इट इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। अब सुनना भाई, अगर मेरे प्रोडक्ट, मेरी एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, इसकी वजह से, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, उसका यूज करने की वजह से, या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से, उन चीजों की वजह से जिसका मेरे को अनुमान था, पहले से ही पता था ऐसी चीजें हो सकती हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ जाए, डिमांड में चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, तब तो हम इसे बोलेंगे डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू उन चीजों की वजह से हो जाए जो मेरे को अनुमानित ही नहीं थी, एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, तब उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस, यानी पूंजी हानि या पूंजीगत हानि। कैसे, भाई मेरा आईफोन चोरी हो गया, 1 लाख रुपए गए पानी में, ये बात आई समझ में। या फिर जेब से मोबाइल निकला, नीचे गिर गया, गिरते उसकी स्क्रीन टूट गई, 30,000 रुपए का तुरंत नुकसान। ये बात आ रही समझ, वो 70,000 में ही बिक रहा है, ये बात आ रही समझ में। यानी किसी अनएक्सपेक्टेड चीज की वजह से आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस, और एक्सपेक्टेड चीजों की वजह से वैल्यू कम होती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब सुनना, डेप्रिसिएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, भाई देखो, हर साल हम प्रोडक्शन प्रोसेस के यूज करेंगे, मशीनों का यूज करेंगे, कुछ साल बाद उस मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बल्कि मान लेते हैं एक की लाइफ 10 साल है, 10 साल के बाद वो मशीन खत्म हो जाएगी। अब 10वें साल मेरे को क्या चाहिए, एक नई मशीन चाहिए। नई मशीन लाने के लिए मेरे को दोबारा से पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा बताओ भाई, मेरे को हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा कहाँ डालना पड़ेगा, एक फंड में डालना पड़ेगा। जैसे ही 10 साल हो जाएंगे, ये मशीन खत्म, स्क्रैप में चली जाएगी, और मैं उसी पैसे से दूसरी मशीन ले आऊंगा। तो जिस फंड में हम पैसा डालते हैं उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इतनी बात आई समझ में। एक्सपेक्टेड है तो हमने प्रोविजन बना लिया। अनएक्सपेक्टेड के लिए कभी प्रोविजन बनाते हो कि चोरी होगी तो इस वजह से मैं पहले ही पैसा लगा के अलग से रख लूं, ऐसा होता है नहीं। उस चीज से बचने के लिए हम करवाते हैं इंश्योरेंस, यानी बीमा। ये बात आई समझ में। तो कैपिटल लॉस से बचने के लिए हम क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस। और डेप्रिसिएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन या तो बनाएंगे क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। उम्मीद है ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। देखो बच्चे, अब एक नया टॉपिक आ गया है अपना, स्टॉक वर्सेस फ्लो। ये स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे वेरिएबल हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो आपने पढ़ी होगी, जैसे इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, ठीक है, एक्सपेंडिचर, स्टॉक, इनकम, इनकम फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फॉर्मेशन, लेबर, सप्लाई, वेल्थ। ये सारे के सारे या तो क्या कहलाते हैं, स्टॉक, या कहलाते हैं फ्लो। क्या कहलाते हैं, या तो स्टॉक कहलाएंगे या फिर फ्लो कहलाएंगे। अब सुनना भाई, अगर किसी चीज को आप किसी पीरियड में मापें, किस में मापें, पीरियड के अंदर, तो वो है फ्लो। वो क्या है बच्चे, फ्लो। और अगर किसी चीज को पॉइंट ऑफ टाइम पे मापें, किस पे मापें, पॉइंट पर, तो उसे बोलते हैं स्टॉक। अगर किसी चीज को मेजर करने के लिए हमें सिर्फ एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर उसको मापा जा सकता है, तो उसे बोलेंगे स्टॉक। और जिसको मापने के लिए एक पीरियड चाहिए उसे क्या बोलेंगे, फ्लो। पीरियड का मतलब वहां टाइम डायमेंशन होता है। टाइम डायमेंशन मतलब पर मंथ, पर ईयर, पर वीक, ठीक है। तो जिसमें टाइम डायमेंशन हो वो फ्लो, जिसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है वो स्टॉक। इतनी बात आई समझ में। देखो इधर, स्टॉक रेफर टू दोज वेरिएबल्स द क्वांटिटी ऑफ विच मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम किस में माप सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पर। यानी ये उन चरों को संदर्भित करता है जिसकी मात्रा को किसी एक समय बिंदु पर मापा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर
धन, पूंजी, जनसंख्या, ठीक है, धन हो गया, पूंजी हो गया, जनसंख्या हो गया, यानी आपके पास वेल्थ होगी, कैपिटल होगी, पॉपुलेशन होगी, ठीक है। अगला देखो बच्चे, फ्लो वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको किस में मापा जाता है? एक पीरियड ऑफ टाइम पर। यहां देखना, जिसको मापने के लिए एक अवधि की रिक्वायरमेंट रहती है उसे बोलते हैं प्रवाह चर। इतनी बात आई समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे देखना बच्चे, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिशिएशन, ये पीरियड लगता है, डेप्रिशिएशन एक साल में लगेगा। आई बात समझ में? ऐसे ही जो आपकी इनकम, देश की इनकम निकलेगी एक साल में निकलेगी, देश का जो प्रोडक्शन होगा एक साल के अंदर निकलेगा। इतनी बात आई समझ में? तो जिस चीज को मेजर करने के लिए एक टाइम ड्यूरेशन लगती है उसको बोलते हैं फ्लो, और जिसको पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाला जा सकता है उसे बोलते हैं स्टॉक। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। आज मैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर क्या करता हूं? चेक करता हूं, ठीक है। अब हमारे अकाउंट्स वाले टीचर हैं, देखो अपने पास तो पैसा है नहीं, लेकिन जो अकाउंट्स वाले टीचर उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। अब उनके अकाउंट्स में कहता हूं सर एक काम करो, आज की तारीख के अंदर आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करो। उन्हें तुरंत उसी टाइम पे बैलेंस चेक करा, उसमें पैसे निकले 15 करोड़ रुपए, ठीक है। उस पॉइंट पे कितने रुपए थे? 15 करोड़। तो वो क्या है? अपना स्टॉक, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस टाइम पे जैसे उन्होंने अपना क्या नाम है फोन पे के अंदर बैलेंस चेक करा तो सीधा कितना? 15 करोड़ रुपए, ठीक है। तो वो क्या आ गया? स्टॉक। अब फ्लो क्या होता है? हर महीने 35 लाख रुपए वो डालते हैं अकाउंट के अंदर, ठीक है, तो वो क्या है? इनफ्लो। और हर महीने निकालते हैं सिर्फ 3500 रुपए, वो क्या है? आउटफ्लो। तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों क्या है? फ्लो। और जिस पॉइंट पर उन्होंने पैसा जमा कराया या पैसा चेक करा वो क्या है? स्टॉक। ये बात आई समझ में? तो भाई अकाउंट्स वाले तो अकाउंट्स वाले ही होते हैं, कॉमर्स वाले लोग तो भाई पैसा अंदर आने दो, ठीक है। अगला सुनो बच्चे, दूसरा क्या था अपने पास? एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे आपके घर के अंदर पानी की टंकी होती है, ठीक है। मैं कहता हूं जाओ फटाफट देख के आओ पानी की टंकी के अंदर कितना पानी है। आपने जाके देखा, तुरंत भाई पता चला 75% उसके अंदर पानी था। तो उस टाइम पे जब आपने देखा वो क्या था? स्टॉक। 75% फिल थी। अब उसके अंदर जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, जो पैसा, जो पानी उसके अंदर डालते हैं और जो निकालते हैं, जो पानी उसके अंदर जो डल रहा है, ठीक है, समरसिबल के थ्रू, वो क्या कहलाएगा? फ्लो। क्योंकि उसकी जो मेजरमेंट होगी, जैसे 35 लीटर पर मिनट, ठीक है, 35 लीटर पर सेकंड, इस तरीके से जो पानी उसके अंदर आ जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लो। तो भाई फ्लो के अंदर टाइम डायमेंशन चाहिए और स्टॉक के अंदर कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं चाहिए। चलो बच्चे आगे चलते हैं। ये देखो, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। इनके आपसे सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे और एग्जाम्पल में सिर्फ ये पूछा जाएगा, बता बच्चे इसके अंदर स्टॉक है या फ्लो है, बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट स्टॉक और कौन सा पॉइंट फ्लो है। ध्यान से सुनना बच्चे, पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिर इनका डिफरेंस देखेंगे। कैपिटल यानी पूंजी स्टॉक है, कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो है। ऐसे ही वेल्थ, आपकी संपत्ति स्टॉक है, लेकिन आपकी जो इनकम है वो फ्लो है। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो आप लोग, ठीक है, जो ये करवा रखा है वो क्या है? आपके पास स्टॉक है। और हर महीने जो बैलेंस आपका बढ़ जाता है उसको बोलेंगे फ्लो। लेबर सप्लाई क्या है? स्टॉक। एक्सपेंडिचर ऑन मनी क्या है? फ्लो। ऐसे ही 100 रुपए का नोट, 100 रुपए का जो नोट है वो क्या है? स्टॉक। ऐसे ही लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, आपके घर के अंदर जो पानी की टंकी उसके अंदर जो लीकेज हो रहा है वो क्या है? आपके पास फ्लो, ठीक है। दिल्ली से गोवा तक के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, दिल्ली से गोवा के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्टॉक। वो चेंज नहीं हो सकता, उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी कार की स्पीड है दिल्ली से गोवा जाने की वो चेंज हो सकती है, वो क्या है? आपके पास फ्लो। अब एक बात आपको जान के हैरानी होगी, ठीक है, और इस चीज का एक चीज ध्यान रखना कि जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी फ्लो होती है। देखना बच्चे, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कंजप्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फ्लो। इतनी बात आई बच्चे समझ में? एक बार फटाफट डिफरेंस पे नजर डालते हैं। जिस वेरिएबल को हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे माप सकते हैं उसको बोलेंगे स्टॉक, और जिसको मापने के लिए हमें एक पीरियड चाहिए उसे बोलेंगे फ्लो। एक टाइम डायमेंशन की बात करें तो स्टॉक के अंदर कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता, लेकिन यहां टाइम डायमेंशन होता है, जैसे पर डे, पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, ठीक है। जहां टाइम डायमेंशन होता है वहां उसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल अप्रोच बोलते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो फ्लेक्सिबल को बोलते हैं डायनेमिक। तो आप बोलोगे जो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? डायनेमिक। और जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है वो क्या है? स्टैटिक। ये स्थिर है और वो गतिशील है।
इतनी बात आई बच्चे समझ में? इतना ही कर लो, इतना काफ़ी है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट से आता है। तो चलिए बच्चे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर नजर डालते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। अब सुनना बच्चे, डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी होती क्या है? एक देश की घरेलू सीमा क्या है? ध्यान से सुनना, एक देश की घरेलू सीमा उस सीमा को बोला जाता है जहां पर उस देश के लोग, उस देश का पैसा, उस देश का सामान फ्रीली आ जा सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। यानी वहां पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, तो उस जगह को क्या बोलते हैं हम? डोमेस्टिक टेरिटरी यानी घरेलू सीमा। इतनी बात आई बच्चे समझ में? अब भारत की घरेलू सीमा किस किस को भारत की घरेलू सीमा माना गया है? हम एक्चुअल में किस किस चीज को मानते हैं, ध्यान से रखना। देखो, जैसे ये भारत है, रोम्बस जैसा मैंने भारत बना लिया है, तो ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ठीक है, तो ये वाला पूरा जो एरिया है, और यहाँ गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा जो एरिया है, यानी हमारी जो भौगोलिक दशा है उसको क्या बोलते हैं हम? भारत बोलते हैं। और उसी की सीमा को क्या बोलेंगे हम लोग? डोमेस्टिक टेरिटरी। हम ऐसा जनरली मानते हैं, लेकिन ये इतना नहीं, इससे कहीं ज्यादा वास्ट है, ठीक है। और ध्यान से सुनना, सबसे पहले ये जमीन वाला जो एरिया है, इसके अंदर सबसे पहले लैंड वाला एरिया, जमीन का एरिया, उसके बाद एयर स्पेस, हमारे देश के ऊपर, ध्यान से देखना बच्चे, ये पूरे देश के ऊपर वाला जो एरिया, एयर का जो एरिया है, वो भी क्या है? इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। तीसरा वाटर वाला एरिया। वाटर वाला एरिया कहां से? अब यहां देखो, यहां पानी है अपने पास, यहां देखो बच्चे, नीचे अपने पास यहां क्या है? पानी, ठीक है, यहां पर क्या है? पानी। तो जमीन से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया क्या कहलाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। अब ये नॉटिकल माइल क्या है? ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से सुनो। अगर हम जमीन पे चलते हैं, लैंड पे जब मेजरमेंट होती है, किस में होती है? किलोमीटर में या मील में। लेकिन जब पानी पे चलते हैं तो वहां जो मेजरमेंट होती है वो होती है नॉटिकल माइल में। और एक नॉटिकल माइल की जो वैल्यू है वो है 1.85 किलोमीटर। इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो जमीन का एरिया हो गया, हवा का एरिया हो गया और पानी का एरिया हो गया, 3 चीजें तो ये कवर होती हैं। इतनी बात आई समझ में? इसके अलावा भी कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जहां पर इंडिया की सरकार या इंडिया की ये 3 जो चीजें मैंने आपको बताई थी फ्रीली सर्कुलेट कर सकती हैं। इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे, उसे बोलेंगे भारत की घरेलू सीमा। फटाफट देखो बच्चे, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पॉलिटिकल टेरिटरी। इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो इसकी पॉलिटिकल टेरिटरी से अलग होती है, ठीक है भाई, डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल टेरिटरी। पॉलिटिकल टेरिटरी मतलब ये जो हमारी जो सीमा है ना, यानी हमारी जो जमीन का एरिया है जितना भी है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी अलग होती है। नहीं देखो, जैसे सोच के देखो, आपका एक मान लो दिल्ली के अंदर घर है, एक पुणे के अंदर घर है, एक महाराष्ट्र के अंदर घर है, तो उन घरों पर आपका अपना स्वामित्व है, ठीक है, अपनी ओनरशिप है। तो इसी तरीके से जहां पर इंडिया की स्वामित्व होगा, भारत का स्वामित्व होगा, हिंदुस्तान का स्वामित्व होगा, जिस जगह पर हम लोग फ्रीली घूम सकते हैं, हमारे देश के रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे, वो सारी सारी क्या कहलाएगी? भारत की घरेलू सीमा। अब भारत की घरेलू सीमा के अंदर क्या क्या चीजें आता है देखो बच्चे। पहली चीज पॉलिटिकल फ्रंट, यानी हमारे यहाँ के क्षेत्र, पूरा पूरा राजनीतिक सीमाएं। अब इस राजनीतिक सीमाओं के अंदर क्या क्या चीजें आता है? सबसे पहले जमीन का एरिया, जल का एरिया और वायु का एरिया। देखना इधर, सबसे पहले क्या क्या इंक्लूड होगा? टेरिटोरियल वाटर, एयर स्पेस और लैंड वाला एरिया। 3 चीजें, जमीन का एरिया, पानी का एरिया और हवा का एरिया, तीनों चीजें चाहिए। अगला देखना बच्चे, एम्बेसी, कंसल्टेंट और मिलिट्री बेस लोकेटेड अब्रॉड। लोकेटेड अब्रॉड, अगर इंडिया की एम्बेसी, ठीक है, दूसरा मिलिट्री कंसल्टेंट और तीसरा मिलिट्री बेस और तीसरा कंसल्टेंट, ये 3 चीजें अगर इंडिया के किसी दूसरे देश में है तो वो वाली जगह भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। ऐसा इसलिए होता है, हमने दूसरे देश में क्या कर रखा है? एक घर ले रखा है, उन लोगों ने हमारे देश में एक घर ले रखा है। जैसे इंडिया की एम्बेसी किसी दूसरे देश में है तो उस देश की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, तो इंडिया के अंदर जिस जगह पर उन देश की एम्बेसी होगी तो वहां पर उस देश का राज चलेगा, तो ये उस देश की क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी। ये बात आई समझ में? तो ये चीज भी इसके अंदर कवर होती है। तीसरे देखना बच्चे, शिप, एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर नेशन। ध्यान से सुनना, एक इंडिया का जहाज है, ठीक है, और जो इंडिया का जहाज है वो मान लो यूएस से और क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया के बीच में चलता है। जहाज किसका? इंडिया का।
ठीक है, चलता कहाँ है, दो अलग अलग देशों के बीच में, और इस जहाज की ओनरशिप इंडिया के पास है या किसी इंडियन के पास है। तो ये जो जगह होगी ना जहां से यहाँ दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बात आई समझ में, ठीक है। ऐसा दो चीजों के साथ होता है, एक तो शिप के साथ होता है और एक एयरक्राफ्ट के साथ होता है। ये बात आई समझ में। दो या दो से अधिक देशों के बीच में सामान्य निवासियों द्वारा स्वामित्व और संचालित जहाज और विमान हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं, यानी उस जहाज पर और उस विमान पर भारत का अधिकार होगा, भारत के रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे। ये बात आई समझ में बच्चे। आगे देखो, फिशिंग विशल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिड्स ऑपरेटिंग बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर। अगर अब इंटरनेशनल वाटर की बात करते हैं, जो सबका पानी है, ठीक है। इंटरनेशनल वाटर के अंदर अगर ये तीन चीजें कौन कौन सी, पहला फिशिंग विशल्स, दूसरा ऑयल एंड नेचुरल गैस रिड्स, और एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अगर ये है इंटरनेशनल वाटर में, वो उनके ऊपर जो रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे, अगर वो इंडिया के हैं तो इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन चलने वाले हैं, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो आएंगे। मछली पकड़ने वाले जहाज, तेल व प्राकृतिक गैस रिग्स, यानी जो जमीन के नीचे से, खासकर पानी में से जो क्या निकालते हैं, नेचुरल क्रूड ऑयल वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो जिस देश के निवासियों के होंगे तो वो उस देश की घरेलू सीमा के अंदर आएंगे। उम्मीद है ये चार चीजें आपके समझ में आई होगी। अब इसको थोड़ा सा पिक्चर की फॉर्म में देख लेते हैं। ये देखो बच्चे, एम्बेसी, अगर इंडिया की एम्बेसी कनाडा के अंदर है तो उस जगह कनाडा की है, लेकिन इंडियन एम्बेसी पर इंडिया का राज चलेगा, इंडियन एम्बेसी के अंदर इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है। इंडिया के अंदर ना होने के बावजूद भी ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। दूसरा, मिलिट्री बेस, अगर मान लेते हैं इंडिया का मिलिट्री बेस सीरिया के अंदर है, तो सीरिया के जिस जगह पर मिलिट्री बेस होगा वो जगह इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। तीसरा क्या था, शिप और एयरक्राफ्ट, शिप और एयरक्राफ्ट, अगर एक शिप और ये एक एयरक्राफ्ट, ये दोनों की दोनों चीजें, ठीक है, दो अलग अलग देशों के अंदर ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और ये इंडिया के किसी पर्सन या इंडिया के हैं, या तो भारत सरकार के हैं या फिर इंडिया के किसी पर्सन के द्वारा ओन किए गए हैं, तो इन दोनों को भी हम क्या बोलते हैं, भारत की घरेलू सीमा। यानी इस पूरे शिप पर और इस एयरक्राफ्ट पर किसका अधिकार होगा या किसके रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे, भारत के रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे। अगला, फिशिंग विशल्स, ये कौन सी विशल है, मछली पकड़ने वाली जो नौकाएं हैं जो इंटरनेशनल वाटर में जाती हैं, तो इनका कंट्रोल भी क्या कहलाएगा, इंडिया का कंट्रोल कहलाएगा, और इनको भी भारत की घरेलू सीमा बोलते हैं। ये होते हैं बच्चे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जो पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। पानी के ऊपर तैरने वाले प्लेटफॉर्म अगर किसी इंडियन के हैं तो ये जगह भी भारत की घरेलू सीमा के अंदर आती है। उम्मीद है इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलते हैं बच्चे, इसी आज के सेशन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। यहां देखो, अब ये भाई साहब, ये नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है नॉर्मल रेजिडेंट, यानी सामान्य निवासी। अब सुनो बच्चे, सामान्य निवासी होता क्या है, ठीक है। सामान्य निवासी उस व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी देश के अंदर 1 साल या 1 साल से ज्यादा रह रहा हो, पहली कंडीशन। दूसरा, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश के अंदर हो, ठीक है, यानी उसकी आर्थिक रुचि उस देश के अंदर हो, उस देश के अंदर वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हो, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, उस देश का सामान्य निवासी। इतनी बात आई समझ में बच्चे। 2 कंडीशन, मात्र 2 कंडीशन, जैसे 2 बूंद जिंदगी की होती है वैसे 2 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी आपको। पहला, 1 साल या 1 साल से ज्यादा रहना पड़ेगा। दूसरा, आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश के अंदर करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कोई ना कोई आर्थिक क्रिया आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। जैसे आप कंजप्शन कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, तो ये सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई ये जो नॉर्मल रेजिडेंट है ना, ये एक नेचुरल ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है और कोई फैक्ट्री, फर्म या कंपनी भी हो सकती है। यानी एक ह्यूमन बींग भी, यानी इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो देखो क्या लिखा इसने, नॉर्मल रेजिडेंट रेफर टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, यानी सामान्य निवासी का तात्पर्य उस व्यक्ति या संस्था से है। पहली बात, ये एक व्यक्ति और संस्था हो सकती है, ठीक है। हु इज ordinary resides in a country and whose center of economic interest lies in that country। 2 कंडीशन, जिसका
ऑर्डिनरी रेजिडाइज कर रहा हो, यानी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा यहाँ रह रहा हो। ध्यान रखना, इस रेजिडाइज का मतलब है 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रहना, और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करना। क्या लिखा है देखना बच्चे, जो सामान्य देश के अंदर रहता है और जिसका आर्थिक हित का केंद्र भी उसी देश में होता है, उसे सामान्य निवासी बोलते हैं। सामान्य निवासी शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है, किसी भी देश की नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इसका मतलब किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का अर्थ है उस देश की कुल कारक आय जो कि उस देश के सामान्य निवासियों के द्वारा कमाई गई है। यह मैटर नहीं करता उसने अपने देश से कमाई है या दूसरे देश से कमाई है, तो इसको क्या बोलते हैं? सामान्य निवासी। ये बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, अगला देखना बच्चे क्या लिखा है इसने, प्रोडक्शन बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेशनल प्रोडक्ट और द नेशनल इनकम। जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट ने पैसा कमाया है उसको नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम बोलते हैं, यानी उसको राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरा, वेयर एज द प्रोडक्शन कैरिड इन आउट इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इज कॉल्ड द डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम। ध्यान से सुना, दो चीजें हैं। अगर एक देश की घरेलू सीमा के अंदर कोई भी इनकम जनरेट हुई है वो डोमेस्टिक इनकम कहलाती है, और अगर कोई इनकम नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? नेशनल इनकम। क्लियर है ये बात? अब चलते हैं आगे देखो बच्चे, अब ये देखो पहला क्वेश्चन यही आ गया, NET यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होता क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूं आप लोगों को बच्चे। एक होता है अपने घर की कमाई, एक होती बाहर की कमाई। तो बाहर की कमाई को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये वो पैसा होता है जो हमारे देश के लोगों ने दूसरे देश से कमाया है। ये बात आई समझ में? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो देखो क्या होता है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ध्यान से सुनना, इसको कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। अब ध्यान से देखो भाई, मान लेते हैं ये इंडिया है और ये दूसरे देश है। इंडिया ने दूसरे देशों से पैसा कमाया 100 रुपये और वो हमारे देश से कमा के ले गए 20 रुपये। तो एक्चुअल में नेट हमारे पास कितना पैसा आया? हम तो 100 रुपये कमाया और वो हमारे से 20 रुपये कमा के ले गए, तो एक्चुअल में कितने पैसे कमाए? सिर्फ 80 रुपये। कितने रुपए गए? 80। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, हमने दूसरे देशों से कितना पैसा कमाया? 100 रुपये, और वो हमारे देश से कितना पैसा कमा के ले गए? 20 रुपये। तो नेट हमारे हिस्से में कितना पैसा आया? 80 रुपये। तो इस 80 रुपये को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। उम्मीद है ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। बाकी इधर देख लो, इट इज डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हमने एब्रोड के नाम से यूज किया है, और फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगला देखना, NFI सिग्निफिकेंट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अच्छा, दूसरा इसने एक चीज और बताई कि वो जो NFI है ना, वो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहां मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं। देखो, इसको मिटा के ना एक छोटी सी चीज बताता हूं। एक होती बच्चे नेशनल इनकम, ठीक है, और एक हम लिख लेते हैं डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकलेगी? डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ देते हैं हम। क्या करते हैं? NFIA जोड़ देते हैं। इसको ऐसे याद रखो भाई, एक है घर की कमाई और एक है बाहर की कमाई। घर की कमाई में बाहर की कमाई को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? आपकी कुल कमाई। इतनी बात आई समझ में? दोबारा बात करते हैं। हमारे अकाउंट्स वाले सर हैं, ठीक है, वो 2 करोड़ रुपए कमाते हैं अपने देश से, ठीक है, और 1 करोड़ रुपए कमाते हैं दूसरे देश से। तो घर की कमाई कितनी हो गई? मात्र 2 करोड़ रुपए, और बाहर की कमाई कितनी होगी? 1 करोड़ रुपए। टोटल कितने हो गए जोड़ देंगे तो? 3 करोड़ रुपए। तो 3 करोड़ रुपए क्या है? उनकी कुल कमाई। ये बात आई समझ में? ऐसा ही देश के साथ है। अगर एक देश अपने ही देश में सामान बेचकर पैसे कमाता है उसको बोलेंगे घरेलू आय, और वही देश दूसरे देशों में सामान बेच के पैसा कमाता है उसको क्या क्या बोलेंगे? बाहर की कमाई, यानी NFI है। तो घर की कमाई और बाहर की कमाई को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? कुल कमाई। कुल कमाई को बोलते हैं राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। तो इसको ऐसे समझो, ये आपकी घर की कमाई है और ये आपकी
बाहर की कमाई है, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाती है, कुल कमाई। ठीक है, ये देखो, घर से कमाए मात्र 2 करोड़ रुपए, 2 CR, और बाहर से कमाया 1 CR, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 3 CR। इतना ही पैसा कमाते बस हमारे अकाउंट्स वाले सर, और कुछ नहीं। ठीक है, छोटी छोटी जरूरतें हैं। ठीक, तो ये बात बच्चे आ गई आप लोगों के समझ में। ठीक, अब चलते हैं बच्चे आगे। ये देखो, अब ये जो NFIA है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं बच्चे, 3 ही चीजें आती। पहले सुनो, फैक्टर इनकम की बात करते हैं। देखो, फैक्टर इनकम, ये आपको पता होना चाहिए। फैक्टर इनकम को बोलते हैं बच्चे कारक आय। क्या बोलते हैं इसको, कारक। ठीक है, कारक आय का मतलब होता है बच्चे मेहनत की कमाई। सिंपल सी बात है, मेहनत की कमाई, काम के बदले जो पैसा मिल रहा है उसको बोलते हैं मेहनत की कमाई। अब देखना भाई, यहां पर, ठीक है, यहां आ जाएगी बच्चे ये चीज। चलो मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूं भाई, अगर आप किसी पर्सन को फैक्टर सर्विसेज दोगे, क्या दोगे, फैक्टर सर्विसेज, बदले में आपको क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट। क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, लैंड, एक होता है लैंड, दूसरे नंबर पे आता है लेबर, तीसरे नंबर पे आता है कैपिटल, चौथे पे आता है एंटरप्रेन्योर। इनके बदले कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। लैंड के बदले मिलता है बच्चे रेंट, लेबर को मिलते हैं वेजेस यानी श्रम, कैपिटल के बदले मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। इसको बोलते हैं बच्चे फैक्टर इनकम। ये देखो ध्यान से, ये देखो आपके पास ये जो 4 चीजें हैं, इनके बदले जो आपको पैसा मिला उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम, मेहनत की कमाई। अगर आपने फैक्टर दिए तो बदले में पैसा मिला, इस पैसे को बोलते हैं फैक्टर इनकम। इतनी बात आई समझ में। अब सुनना, अगर हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं तो वहां से क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे पैसा कमा सकते हैं। पहला, अगर वो वहां पर किसी इंप्लॉयर के अंडर काम करते हैं, यानी सैलरी पे काम करते हैं, तो उसको सैलरी मिलेगी। तो पहली चीज क्या मिलेगी उसे, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन मिलेगा, यानी कैश इन वेजेस एंड सैलरी इन कैश। दूसरा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर, प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योर से जो पैसा मिलता है वो मिलेगा। ठीक है, और तीसरी चीज क्या मिलेगी, नेट रिटेन अर्निंग। ठीक है, जो उनके पैसे होते हैं वो। 3 चीजें आपको वहां से मिलने वाली है, 3 पार्ट है NFIA के। इतनी बात आ गई बच्चे समझ में। ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार और चंद मिनटों के अंदर अपना आज का टॉपिक फिनिश होने वाला है। थोड़ा सा इंतजार और है बच्चे आप लोगों का। आगे देखो बच्चे, यहां देखो, अब हम पढ़ते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, यानी कारक आय और स्थानांतरण। एक कारक आय और एक स्थानांतरण आय। सिंपल शब्दों में बताऊंगा बच्चे, ध्यान से सुनना। कारक आय मेहनत की कमाई, और ट्रांसफर इनकम फोकट की कमाई, फ्री की कमाई। इतनी बात आ रही समझ में। ठीक है, तो ट्रांसफर फैक्टर इनकम के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, और ट्रांसफर इनकम के अंदर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, फिर भी पैसा मिल रहा है। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, तो ये मेहनत की कमाई, ये फ्री की कमाई, फोकट की कमाई। तो मेहनत की कमाई को बोलते हैं फैक्टर इनकम, और फ्री की कमाई को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। अब मेहनत की कमाई क्यों बोला इसे, अगर आपने किसी को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर दिए हैं, बदले में आपको पैसा मिलता है। लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। तो इसे बोलते हैं मेहनत की कमाई। आपने फैक्टर सर्विसेज दी, सामने वाले ने आपको फैक्टर पेमेंट दे दी। ये बात आई समझ में। दूसरा, फोकट की इनकम कौन सी होती है, फ्री की इनकम, पॉकेट मनी। गंदी सी शक्ल बनाओ, पापा ने पैसे दे दिए, फ्री में आ रहे हैं आपके पास, तो क्या, पॉकेट मनी। ठीक है, निठल्ले बैठे रहो, सरकार आपको क्या दे देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, आपने जीवन में कुछ नहीं किया, बूढ़े लोगों को क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, ओल्ड एज पेंशन। क्या मिलती है बच्चे, ओल्ड एज पेंशन। तो जो ओल्ड एज पेंशन वो क्या है, फ्री की कमाई है। ये बात आई समझ में। तो गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी, इसके अलावा सब्सिडी, ये सारी की सारी क्या होती हैं आपके पास, ट्रांसफर इनकम। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो देखो बच्चे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेंडरिंग द फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन लाइक वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो भी 4 चीजें बताई थी। ठीक है, ट्रांसफर इनकम के बारे में क्या कहता है, इट रेफर टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। सिंपल सी बात है, काम किया पैसा मिला, काम नहीं किया फिर भी पैसा मिला।
तो काम करके जो पैसा मिल रहा है वो फैक्टर इनकम है, बिना काम किए पैसा मिल रहा है वो ट्रांसफर इनकम है। ये देखो बच्चे, उत्पादन की प्रक्रिया में कारक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिन उत्पादन कारकों द्वारा प्राप्त आय उसको क्या बोलते हैं, कारक आय। मोटे तौर पर कारक आय को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ। ठीक है। स्थानांतरण आय देखना बच्चे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ता, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, ओल्ड एज पेंशन, वृद्ध अवस्था पेंशन। ये बात आई समझ में। आगे चलते हैं बच्चे, इसी का इंतजार था मेरे को। ठीक है, ये देखो ध्यान से, एक तरफ फैक्टर इनकम है, दूसरी तरफ ट्रांसफर इनकम है। पहली बात तो ये चीज सुनो, ये फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट एक ही चीज है, ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट एक ही चीज है। ऐसा क्यों भाई? देखो, मेरे को पैसा मिल रहा है, मेरे लिए क्या है वो इनकम, सामने वाला जो मेरे को पैसे दे रहा है उसके लिए क्या है वो पेमेंट। फिर से आते हैं अपने अकाउंट्स वाले सर पे। अकाउंट्स वाले सर मेरे को 50,000 रुपये देते हैं लोन के रूप में। ठीक है, अगर चलो सैलरी के रूप में दे देते हैं, सैलरी के रूप में मेरे पास पैसा आ रहा है, वो क्या है, वो मेरी इनकम है। लेकिन अकाउंट्स वाले सर के लिए क्या है वो, बताओ बच्चे क्या है अकाउंट्स वाले सर के लिए, वो पेमेंट। तो ये पेमेंट और इनकम एक ही चीज है, फर्क कितना है, जिसको मिल रही है उसके लिए इनकम और जो दे रहा है उसके लिए पेमेंट। तो पहली बात, इससे घबराना नहीं है तुम लोगों को कि फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट एक है या अलग अलग, एक ही चीज है। ऐसे ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट एक ही चीज है, जो पैसा देगा उसके लिए पेमेंट, जिसको मिलेगा उसके लिए इनकम। ये देखो बच्चे, ये रिसीव कब होती है, रेंडरिंग द प्रोडक्टिव सर्विसेज, जब आप किसी को प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्टिव सर्विसेज दोगे, बदले में पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। बिना किसी सर्विस प्रोवाइड किए अगर आपको पैसा मिल जाता है उसे बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। दूसरा, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है भाई, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। ये क्या है, रिसीविंग कॉन्सेप्ट, सिर्फ रिसिप्ट, कोई काम नहीं किया आने दो पैसे, ये बता रही समझ में, तो उसको क्या बोलेंगे, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। सर्विसेज के बदले पैसा मिल रहा है तो उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। ठीक है, इधर देखना, फ्री में जो मिल रहा है, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी, सब्सिडी, डोनेशन, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ओल्ड एज पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफर इनकम। उसके बाद देखते हैं बच्चे, ये बाइलेटरल पेमेंट होती है, ये यूनिलेटरल पेमेंट होती है। बाइलेटरल होती है दो तरफा, काम पैसा दो तरफा। ठीक है, ये यूनिलेटरल, कोई काम नहीं सिर्फ पैसा, उसको क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक तरफा। ये दो तरफा होती है, ये एक तरफा। अब सिंपल सी बात है, मेहनत करोगे, मेहनत की कमाई होगी तो उसको नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। ठीक है, मेहनत ही नहीं करोगे, समझ रहे हो, कोई मेहनत नहीं करी फिर भी इनकम मिल रही है, उसको जोड़ा भी नहीं जाता। तो ध्यान रखना, जो फैक्टर इनकम होती है उसको नेशनल इनकम में भी जोड़ते हैं और डोमेस्टिक इनकम में भी जोड़ते हैं, लेकिन ट्रांसफर इनकम को ना तो नेशनल में जोड़ेंगे ना ही डोमेस्टिक इनकम में जोड़ेंगे। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, कितनी आसान बात थी। आगे चलते हैं बच्चे, छोटी सी चीज आ गई, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पहले देखो बच्चे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और सब्सिडी क्या होती है, पहले तो ये सुनो। सरकार बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाती है, ठीक है। अच्छा पहले तो ये सुनो, ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस पर्सन पे लगाया जाए वही उसको पे करेगा, तो डायरेक्ट टैक्स। अपने हिस्से का बर्डन यानी अपने हिस्से का टैक्स वो किसी और के ऊपर स्विच नहीं कर सकता, तो ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एक ऐसा टैक्स जिस लगाया एक पर्सन पे जाता, पे कोई और करता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यानी जिसका बर्डन वो पर्सन किसी और के ऊपर स्विच कर सकता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पे जीएसटी। आप ढाबे वालों के पास खाना खाने जाते हो, ढाबे पे गए, आपने खाना खाया, ठीक है, उधर बिल आता है, बिल के नीचे जीएसटी लिखा रहता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। वो लगाया किसके ऊपर, ढाबे वाले के ऊपर, लेकिन पे कौन कर रहा है, वो कस्टमर जो खाना खा के गया है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, लगाया ढाबे वाले के ऊपर, दे कौन रहा है, कस्टमर, तो कोई और पे कर रहा है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसके ऊपर लगाया जाए वही पे करे, तो डायरेक्ट है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, ये चार तरीके के टैक्स डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जिसके ऊपर लगाया जाएगा वही पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक्साइज ड्यूटी हो गई, ठीक है, इसके अलावा सेल टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, और अब क्या हो गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सरकार टैक्स लगाती है तो कई लोगों को सब्सिडी भी देती है। जो जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर टैक्स लगाएगी, जो गरीब बहुत ज़्यादा है उनको सब्सिडी देगी, ताकि क्या हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बनी रहे और इनके बीच का गैप भी क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, तो सरकार अगर टैक्स लगाती है तो गरीब लोगों को सब्सिडी भी देती है। तो क्या करते हैं, जब इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को लेस करते हैं तो क्या आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है मार्केट प्राइस निकालने में। मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं बच्चे? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर दो ही फैक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, यानी हाउस होल्ड है। ठीक है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दो ही फैक्टर हैं। हाउस होल्ड चीज़ें खरीदता है, प्रोड्यूसर सामान बेच के हाउस होल्ड को बेच देता है। मैं सुनो ध्यान से, प्रोड्यूसर क्या करता है, सामान बनाता है, हाउस होल्ड को बेच देता है। ठीक है, प्रोड्यूसर ने सामान बनाया, अपना प्रॉफिट जोड़कर 10 रुपये का सामान बेचा। ठीक है, सीधी बात है, 10 रुपये के वो सामान किसको बेच रहा था, हाउस होल्ड को। अब सरकार की एंट्री होती है तीसरे सेक्टर की। सरकार कहती है आप हमारे देश के अंदर सामान बेच रहे हो तो कुछ हिस्सा तो हमारा भी बनता है टैक्स के रूप में। गवर्नमेंट कहती है 2 रुपया से टैक्स होगा। तो 10 रुपये का सामान पहले बेच रहे थे वो, क्या अब भी 10 का बेच पाएंगे? नहीं, 10 रुपये पे 2 रुपया क्या लगेगा, टैक्स। अब वो सामान कितने का बिकेगा, 12 रुपये का। तो पहले जो सामान 10 रुपये का बिक रहा था, अब 2 रुपये का टैक्स लगने के बाद कितने का बिकेगा, 12 का। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी ये 2 रुपये ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। इससे पहले क्या था, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट, और इसमें 2 रुपये जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में 2 रुपये जोड़ते ही क्या आ जाएगा आपके पास, मार्केट प्राइस। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, आप यहां से 3 फॉर्मूले और कवर कर सकते हो। ठीक है, 3 फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं बच्चे, ध्यान से देखना। जैसे अभी ये पढ़ा था हमने, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, एक ये था। दूसरा देखना, अगर आपको क्या निकालना, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट निकालनी तो क्या करोगे, मार्केट प्राइस में से क्या लेस कर देंगे, एनआईटी। ठीक है, और अगर आपको एनआईटी ही निकालना हो तो क्या करोगे, मार्केट प्राइस में से लेस कर देंगे फैक्टर कॉस्ट। तो 3 फॉर्मूले यहां से निकल सकते हैं। एक बार इसको आप देख सकते हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। यानी इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी को लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। क्या कहता है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के बीच का अंतर है, यानी आईटी माइनस सब्सिडी है। तो इसके कितने हिस्से होते हैं बच्चे, 2 पार्ट होते हैं, एक आईटी और दूसरा सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल बताइए। तो देखो, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या है, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ये 3 एग्जाम्पल है, यानी बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर। टैक्स विच आर imposed बाई द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कॉमोडिटी इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ये बात आई समझ में? ठीक है, यहां देख लो बच्चे, वे कर जो सरकार द्वारा वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री पर लगाए जाते हैं अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। सब्सिडी देखना क्या होता है, सब्सिडी का मतलब क्या है, ये वो कैश ग्रांट होते हैं जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता है किसी एंटरप्राइज को, किसी एंटरप्रेन्योर को, ताकि वो प्रोडक्शन बढ़ा सके, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सके। ठीक है, और अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सके या सेल कर सके जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे कम। ठीक है, सरकार हेल्प करती है प्रोडक्शन यूनिट्स की कि भाई वो अपने प्राइस को थोड़ा कम कर सके मार्केट में बेचने के लिए, या एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। देखो, कम प्राइस होगा तभी तो बढ़ा पाएगा, तभी तो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाएगा। तो इसके लिए सरकार क्या देती है, सब्सिडी। ठीक है, उसके बाद दीज आर अपोजिट टू द इनडायरेक्ट टैक्स, दे रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। इनसे मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, कॉमोडिटी कम हो जाता है। सिंपल सी बात, सरकार अगर आपको सब्सिडी देगी तो माल कम रुपए में मिलेगा, कम रुपए में बनेगा। ठीक है, इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो नीचे 2 चीजें हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और इससे 3 चीजें निकाली जा सकती। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने बोला था 1 घंटा, 1 क्लास, 1 टॉपिक, फिनिश। आज की इस क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं, बट ये इतना नहीं है बच्चे, ये शुरुआत है। ध्यान रखना बच्चे, शुरुआत है। ठीक है, आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। तो ध्यान रखना बच्चे, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, कुछ और बेहतरीन टॉपिक को लेके आएंगे और आपसे इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।